Good morning, students and my dear friends. Today is 14th of December 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram channel पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी. और इसी Telegram चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज यू ऑलवेज पास फेलियर ऑन द वे टू सक्सेस. और आज के मिड पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड में हम अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. हाउस पैनल वांट्स रिव्यू ऑफ डील वैल्यूएशन एनुअली. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपटीशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करने के लिए कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में. और इसी बिल को लेकर के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो इस पर्टिकुलर बिल को रिव्यू कर रही है उसने कई सारे क्लैरिफिकेशन और चेंजेस भी सजेस्ट किए हैं इस प्रपोज्ड कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 में. तो जब कभी भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं उस पर्टिकुलर बिल को रिव्यू करती हैं और अपनी रिकमेंडेशन देती हैं. तो जब गवर्नमेंट ने कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया उसके बाद से एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को रिव्यू कर रही थी. और उस पर्टिकुलर कमेटी के अकॉर्डिंग देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर नीडेड टू बी डन इनटू दिस कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022. और चेंजेस के अलावा कई सारे क्लैरिफिकेशंस भी सजेस्ट किए हैं स्टैंडिंग कमेटी ने. स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जिसमें लेकर के एम्बिग्विटी है, इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रिक्वायर है. तो डेफिनेटली हम सारे क्लैरिफिकेशन या चेंजेस को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे. अगर हम इम्पॉर्टेंट वन की बात करें तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डील वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, कार्टेल टू एक्सेस सेटलमेंट मैकेनिज्म, effect-based analysis of Competition Commission of India and the position of Director General. इन सारे एरियाज़ में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे हैं या उसने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं. तो सबसे पहला देख लें तो जो डील वैल्यू होती है, जो कंपनीज के बीच में डील्स होते हैं, मर्जर एक्विजिशंस जॉइंट वेंचर्स होते हैं, उनको लेकर के जो मेथड कैलकुलेशन का है उस पर क्लैरिफिकेशन की, उसको स्पेसिफाई करने की बात स्टैंडिंग कमेटी ने कही है. इसके अलावा जो कंपनीज मिलकर के कार्टेल फॉर्म कर लेती हैं इन ऑर्डर टू डिक्टेट द प्राइस, उसको लेकर के भी उसकी एनालिसिस जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, CCI करता है, उसको लेकर के भी क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी मांगी है स्टैंडिंग कमेटी ने. इसके अलावा डायरेक्टर जनरल बिफोर असर्टिंग एनी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. On these issues, this particular panel or standing committee has sought more predictability and certainty in the proposed legislation. इसके अलावा जो टाइमलाइन इस बिल में सजेस्ट करी गई है फॉर एक्विजिशन, तो एक्विजिशन के लिए जो 150 दिन की जो टाइमलाइन सजेस्ट करी गई है उस पर भी ऑब्जेक्ट है स्टैंडिंग कमेटी का, क्योंकि इस बिल में जो टाइमलाइन है एक्विजिशन की उसको 210 से रिड्यूस करके 150 किया जा रहा है. उसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है कि दैट स्टेटस को शुड मेंटेन, देयर इज नो नीड फॉर रिड्यूसिंग दिस एक्विजिशन टाइमलाइन. तो जो जयंत मेहता लेड कमेटी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसने बोला है कि इसके अलावा जो डील वैल्यू है ट्रांजैक्शंस की जो डिफाइन करी गई है इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल में उसको एक फिक्स न रखा जाए, हर साल उस डील वैल्यू को रिव्यू किया जाए इंस्टेड ऑफ एवरी 2 ईयर्स. जहाँ पर 2 ईयर के रिवीजन की बात प्रपोज बिल में कही गई है तो स्टैंडिंग कमेटी का कहना है इसको एनुअली रिव्यू किया जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है, मार्केट है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. इससे 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो सफिशेंट नहीं है. इसके अलावा बिल में ये भी नहीं प्रोवाइड किया गया है कि हाउ द डील वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड, मीन्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डिफर्ड कंसिडरेशंस की जो मीनिंग है वो भी क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन का मेथड भी क्लियर नहीं. तो जो डील की बात हो रही है, एक्विजिशंस डील्स की बात हो रही है, उस डील का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिफर्ड कंसिडरेशन कैसे किया जाएगा, ये सब क्लैरिटी नहीं है एज पर द स्टैंडिंग कमेटी. और इस क्लैरिटी ना होने की वजह से देयर आर वेरियस चांसेस कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको किसी भी तरह से प्रेजेंट किया जाए और वो स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर्स
पर उस पर्टिकुलर डील का या उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, अपार्ट फ्रॉम इट दैट मे कॉज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन अंडर द मर्जर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स को भी यहाँ पर क्लैरिफाई करने की बात कही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर्टिकुलर प्रपोज्ड बिल को लेकर के। सो दीज आर द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो थर्ड पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है, मेक थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन नॉन मैंडेटरी, कार्टेल को स्कोप में इंक्लूड करें, सेटलमेंट शुड नॉट मीन एडमिटिंग गिल्ड। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन की जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर नहीं है, डील वैल्यूएशन को लेकर जो कैलकुलेशन है वो भी क्लियर नहीं है। हर साल एनुअल जो रिव्यू होना चाहिए वैल्यूएशन की जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है, ना कि 2 साल में। इफेक्ट बेस्ड एनालिसिस सजेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किए हैं। लेट अस सी गवर्नमेंट इसमें से कितने रिकमेंडेशन, चेंजेस और क्लैरिफिकेशन को इंक्लूड करती है इस बिल में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यूएई डील अ चैलेंज फॉर बुलियन रिफाइनर्स। तो यूएई से जो इंडिया ने रिसेंट डील साइन करी है उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं डिफरेंट सेक्टर में, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं इंडिया में गोल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज, एज अ ज्वेलरी एंड समटाइम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ होता है इंडिया में। तो अभी रिसेंटली जो यूएई से हमने एफटीए साइन किया है, उस एफटीए में यूएई से लोअर रेट ऑफ ड्यूटी में गोल्ड का इंपोर्ट होना है। यूएई इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्री फॉर इंडिया। तो जो रिसेंट डील साइन हुई है उसमें जो ड्यूटीज़ हैं गोल्ड इंपोर्ट पर वो लोअर कर दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। और यही कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कि जो ये लोअर रेट ऑफ ड्यूटी है गोल्ड इंपोर्ट पर, दैट इज एक्चुअली पोजिंग अ सेवरल चैलेंजेस फॉर इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री while hurting the price discovery of the metal with the India International Bullion Exchange starting operation at GIFT City। तो इशू क्या है, जब भी जैसे ही इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन किया यूएई से, अंडर इट द इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू इम्पोर्ट द गोल्ड एट अ कंसेशनल रेट और अ लोअर रेट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द यूएई। कितना कंसेशनल कर दिया, पहले जो 15% थी उसको रिड्यूस करके 14% कर दिया। दैट सीम्स क्वाइट नॉर्मल। और मई से जो है ये CEPA जो है वो फोर्स में आने वाला है। हालांकि इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा, जब तक ये आएगा रूल्स अमेंड होंगे तो डेफिनेटली जो इम्पोर्ट है वो अभी इमीडिएटली स्केल अप नहीं हो पाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 400 ज्वेलर्स मेकर्स जो है उन्होंने, और 400 जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, दे हैव बीन इशूड टैरिफ रेट कोटास फॉर कंसेशनल इम्पोर्ट्स। लेकिन अभी माइंडेड स्टूडेंट CEPA अभी मई से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, जबकि 400 जो ज्वेलरी मेकर्स हैं उनको टैरिफ रेट कोटा इशू कर दिए गए फॉर कंसेशनल इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। तो अभी तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो स्केल अप नहीं हुआ है, प्रॉबेबली मई से ये स्केल अप देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली जो इंडियन बुलियन रिफाइनर्स हैं उनके लिए ये जो सिचुएशन है दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज दे आर अलाउड टू इम्पोर्ट द गोल्ड एट अ ड्यूटी 0.65% पॉइंट लोअर देन द नॉर्मल। तो वो केवल इतने ही बिलो पॉइंट पर गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं जो इंडियन बुलियन रिफाइनर्स हैं। इट मीन्स जो इंडिया में गोल्ड को रिफाइन कर रहे हैं। तुम दे सकते हैं केवल 1% का डिस्काउंट यूएई ने प्रोवाइड किया है या इंडिया ने आज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ऑन यूएई गोल्ड इंपोर्ट हैज डिस्टर्बिंग द रिफाइनरी बिजनेस, क्योंकि 1% का डिस्काउंट इनको मिल रहा है बट जो रिफाइनर्स है दे आर गेटिंग ओनली 0.65% डिस्काउंट लोअर देन द नॉर्मल। क्योंकि 14% पर जो ज्वेलरी मेकर्स हैं वो यूएई से गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, और अब जो रिफाइनर्स हैं उनको कितने पर मिलेगा, 14.35% पर। तो यू कैन इमेजिन कि जो ज्वेलरी मेकर है वो 14% के गोल्ड रेट पर गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, रिफाइनर्स जो हैं वो 14.35। सो डेफिनेटली जो इंडियन गोल्ड होगा, जो इंडियन रिफाइनरीज गोल्ड प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी कॉस्टलियर। तो इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट द गोल्ड रिफाइनर। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मैटर यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो गोल्ड बाहर से आया उसको और ज़्यादा लोअर रेट पर उसको ओपन मार्केट में सेल किया जा सकता है, डिस्काउंट रेट पर सेल किया जा सकता है, जबकि रिफाइनर जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो इस तरह के डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते। तो प्रॉबेबली दिस विल डिस्करेज द इंडियन बुलियन रिफाइनर, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का, क्योंकि जो लोअर इंपोर्ट ड्यूटी करी गई है ज्वेलर्स के लिए, इट विल डिस्टॉर्ट द प्राइस
डिस्कवरी इन द इंडियन गोल्ड मार्केट, जिसका इंडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें गोल्ड रिफाइनर्स पर देखने को मिलेगा, बिकॉज गोल्ड रिफाइनर्स कैन नॉट मैच द ज्वेलरी मेकर्स, और the price discovery that has been offered by jewelry makers, those who are importing direct gold from UAE at 14% rate. और अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो कि गिफ्ट सिटी में, उसके साइड से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो फिलहाल की जो उनकी एसोसिएशन बॉडी है वो भी इस इशू को टैकल नहीं कर रही, तो दैट इज़ वाई इट इज पोजिंग अ ग्रेट चैलेंज फॉर इंडियन बुलियन रिफाइनर. सो दिस इज द इशू. You can just have the glimpse of it. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 4 of business standard. Lower corporate tax under देश बिल may be nixed. निक्स्ट हेयर मीन्स ड्रॉप आउट कर देना. तो न्यूज़ क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ऐसा कहा जा रहा है एज पर द न्यूज़, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज गोइंग टू ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स प्रोविजन अंडर द देश बिल. तो देश बिल जो है उसमें कुछ कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स का प्रोविजन रखा गया था, जिसको प्रॉबेबली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो फिलहाल के लिए ड्रॉप आउट कर सकता है. उसको उस पर्टिकुलर बिल में, फाइनल बिल में या फाइनल एक्ट में नहीं रखा जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो करो तो आपको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स प्रोविजन को लेकर के अपने रिजर्वेशन दिए थे. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि दिस विल डिस्टॉर्ट द इंटायर कॉरपोरेट टैक्स रिजीम इन द कंट्री. अगर आप जो SEZ में जो कॉरपोरेट्स हैं, अगर उनको कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स में डालेंगे, देन वाई नॉट आउटसाइड ऑफ द SEZ. तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी थी और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो रजिस्टर की थी, अपने जो रिजर्वेशन थे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट को बोला था. और प्रॉबेबली उस रिक्वेस्ट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स का प्रोविजन है न्यू देश बिल में, व्हाट इज देश बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बिल, जहाँ पे जितने भी SEZ हैं वो सारे बिल के तहत कवर होंगे. तो फिलहाल के लिए इस बिल में जो कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स प्रोविजन है उसको ड्रॉप आउट कर सकती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स because of the expression of objection submitted by finance ministry. तो जुलाई में कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर देश बिल पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट लिए थे, जो कि इंडिया में फ़िलहाल जो जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको रिप्लेस करके ये देश बिल आएगा. बेसिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बूस्ट करने के लिए ये देश बिल लाया गया. उस देश बिल के तहत जितने भी SEZ रूल्स हैं, जितने भी SEZ हैं वो सब कवर होंगे. और इसी SEZ में ये बोला गया था कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कंसेशनल रेट पर कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखने को मिले. और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर इसको मना किया था. तो जुलाई में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेंट में को ऑफर किया था, इंटर मिनिस्ट्रियल एक रिकमेंडेशन मांगी थी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, जिसमें ये रिकमेंडेशन आई थी कि प्रॉबेबली कंसेशनल जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है 15% का, उसको फ्रीज कर दिया जाए. मतलब जो भी रिड्यूस किया करके 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए, उसको आगे आने वाले टाइम तक, कब तक, 2032 तक, उसको यानी 2032 तक इस पर्टिकुलर कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट को फ्रीज कर दिया जाए अंडर दिस देश बिल फॉर दोज ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड यूनिट्स दैट आर अंडर दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंडर दिस हब अंडर सेक्शन 115 BAB फॉर इनकम टैक्स एक्ट. इसी को लेकर के, मतलब रिडक्शन की तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई थी, क्या कहता है कि 2032 तक यही रेट फिक्स कर दिया जाए, इसमें इंक्रीज ना किया जाए. तो उसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि वो फ़िलहाल के लिए इस कंसेशनल रेट को फ्रीज करने के फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर किसी तरह का कंसेशन कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल हब, अभी जो SEZ है इनको डेवलपमेंटल हब के नाम से जाना जाएगा देश बिल के तहत, तो जो डेवलपमेंटल हब या डेवलपमेंट हब में जो भी कंपनीज हैं, अगर उनको कंसेशन रेट में आप टैक्स लगाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट अ डिबेट अबाउट द एक्सटेंडिंग दिस इंसेंटिव टू द कंपनीज दैट आर आउटसाइड ऑफ द SEZ. तो जो बाहर कंपनीज हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की ऑपरेट कर रही हैं, दे विल आस्क कि उन्हें क्यों कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है. और इससे क्या होगा, जो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. और इसीलिए रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स के रेट के अगेंस्ट में था. और फिलहाल के लिए कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है उसने इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को मान लिया है.
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी कहना था, तो पूरा लॉजिक दिया था कि ऑलरेडी उनको कम टैक्स देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंसेशंस, इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स भी रिड्यूस करना ये प्रॉबेबली ही अदर चैलेंजेस क्रिएट करेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइटर क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स फॉर टेलकॉस ऑन कार्ड। तो इंडिया इज ऑल सेट टू हैव द 5G टेक्नोलॉजी, वी ऑल आर अडॉप्टिंग द 5G टेक्नोलॉजी, डिफरेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी की पायलट स्टडी चल रही है। और जब कि इंडिया जो है वो 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहा है तो उसके बहुत सारे प्रॉस कॉन भी एक सर्टन सेक्शन में डिस्कस हो रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं। कई सारे जो सिविल और सोसाइटल ग्रुप्स हैं दे आर एक्चुअली अगेंस्ट दिस 5G टेक्नोलॉजी। फिलहाल के लिए हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। आज की न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स के लिए नॉर्म्स को टाइट करने जा रही है। तो ग्राउंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मच टाइटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो किस तरह के नॉर्म्स को टाइट कर रही है, क्वालिटी रिलेटेड जो सर्विस की क्वालिटी है, QoS क्वालिटी ऑफ जो सर्विस, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर के या क्वालिटी मेंटेनेंस के नॉर्म्स को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को टाइट करने जा रही है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डॉट बोलते हैं, डॉट जो है वो जल्द ही कंसल्टेशन पेपर ट्राई को सेंड करेगा और इसमें ये दोनों ही बॉडीज़ ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिटी का पैरामीटर होना चाहिए। क्वालिटी हेयर मीन्स टेलीकॉम सर्विसेज का क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होना चाहिए, बेंचमार्क क्या होना चाहिए, किस तरीके से और ज़्यादा नॉर्म्स को टाइट किया जा सकता है जिससे कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें और उनको प्रीमियम सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। हालांकि इनिशियल डिस्कशन जो है इस इशू पर वो अभी हो चुका है, बट जो डिपार्टमेंट ने अभी, दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट ने अभी कोई फाइनल प्रपोजल इस पर्टिकुलर इशू पर तैयार नहीं किया है। और ऐसा कहा जाए कि जो भी फाइनल नॉर्म्स आएगा, फाइनल ड्राफ्ट आएगा, जो भी अपडेटेड नॉर्म्स आएंगे ऑन क्वालिटी पैरामीटर, उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ट्राई जो है वो सेंड बैक करेगा फॉर इनपुट्स टू डिफरेंट कंपनीज और द स्टेक होल्डर्स। अभी के अगर हम देखें जो क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, तो एज पर द ट्राई एक्ट 1997 ट्राई के पास एक्सक्लूसिव पावर है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को मेंटेन करने की, पीरियोडिक रिव्यू की और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। और इससे पहले 2016 में ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये इशू किया गया था, लॉन्च किया गया था ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नए नॉर्म्स आएंगे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में, डेफिनेटली इसके बाद जो कॉल ड्रॉप्स होते हैं, पुअर वॉइस होती है, जो पुअर डेटा कनेक्टिविटी है, जो वॉइस में ब्रेकेज होते हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये प्रॉबेबली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो गवर्नमेंट है वो क्वालिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना चाहती है और जिसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने कंसल्टेशन डेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। सो फॉर इन्हांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस, फॉर इन्हांसिंग द और फॉर प्रोटेक्टिंग द कस्टमर इंटरेस्ट, डॉट विल सून सेंड अ कंसल्टेशन पेपर टू ट्राई। अब प्रॉबेबली ये जो नए नॉर्म्स आएंगे ये बहुत सारे पैरामीटर्स, डेटा कनेक्टिविटी, पुअर वॉइस और कॉल ड्रॉप को लेकर के कई सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाएंगे। सो लेट अस सी, जब आएंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। लेंडर आस्क बायजूस टू लिक्विडेट यूएस एसेट टू पार्ट रिपे $1.2 बिलियन लोन। इफ यू रिमेंबर कोविड-19 के ड्यूरेशन में जितने भी ये फिनटेक कंपनीज हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करी थी और बायजूस भी उसमें से एक थी। पैंडेमिक की ड्यूरेशन जबकि ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, उस समय बायजूस ने भी कई सारी फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी थी। अब एज पर द रीसेंट और उसी फंड रेजिंग एक्सरसाइज की वजह से जो बायजूस की जो वर्थ थी वो भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई थी। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे थे उस समय मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा हमने कई बार उस न्यूज़ को कवर भी किया था। अभी रीसेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बायजूस की, उसको देखते हुए जो ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स हैं उन्होंने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिमांड है उसको बोला है कि आप अपने यूएस के जो असेट्स हैं जिनकी जो वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 500 से 800 मिलियन डॉलर है, उस यूएस असेट को लिक्विडेट करिए। किस लिक्विडेट करने के लिए बोल रहा है ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स? उनका ये कहना है कि जो आपका जो 1.2 बिलियन का लोन है उसको रीपे करने के लिए यू शुड लिक्विडेट दिस यूएस असेट। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि आप अपने जो कैश रिजर्व्स हैं उससे फिलहाल के लिए आप ये डेट अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, तो नाउ यू शुड लिक्विडेट सम ऑफ योर असेट्स।
So the lenders recently bought into the loans and are renegotiating the terms of debt. And if Byju's cannot repay or is unable to liquidate the US assets, the creditor could take legal action as per the people aware about the matter. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज इस समय बायजूस के सामने है. Creditors are asking for them to liquidate the US assets. Let us see कि कैसे ये लोन का जो इशू है इसको बायजूस जो है वो फिलहाल के लिए ओवरकम करता है. अगर हम देखें तो एपिक और ऑजमो जैसे जो मेजर यूएस फर्में रिसेंटली बायजूस ने एक्वायर करी थी, इसी वजह से प्रोबेबली ये लोन का जो इशू है ये जनरेट हुआ है. लेट अस सी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है कैसे इस इशू को ओवरकम कर पाती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. SUV सब्जेक्ट टू 22% सेस GST फिटमेंट पैनल. तो जीएसटी की अपकमिंग मीटिंग शेड्यूल है जीएसटी काउंसिल की. उससे पहले फिटमेंट पैनल जो है वो अपने सारे रिकमेंडेशंस दे रहा है ऑन डिफरेंट इशूज़ से कितना टैक्स रिविजन होना चाहिए, जीएसटी टैक्स रिविजन होना चाहिए, किस इशू कमोडिटी पर किस पर्टिकुलर परसेंटेज में टैक्स लगाना चाहिए. तो एज पर द जीएसटी और जीएसटी काउंसिल फिटमेंट पैनल, द स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SUV बोलते हैं, द स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आर सब्जेक्टेड टू 22% कॉम्पनसेशन says if they fulfill certain conditions. तो फिटमेंट पैनल क्या होता है? फिटमेंट पैनल कंप्राइज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑफ सेंटर एंड द स्टेट. और बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कितना टैक्स होगा, कितना टैक्स लगना चाहिए. फिटमेंट पैनल चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो चाहे वो जीएसटी की बात हो. तो फिटमेंट पैनल ने डिसाइड किया या सजेस्ट किया, हम ये कह सकते हैं कि जो SUVs हैं दैट आर सब्जेक्टेड टू 22% कॉम्पनसेशन सेस इफ दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस. इसके अलावा फिटमेंट पैनल ने और भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जहां पर फिटमेंट पैनल ने ये भी बोला है कि इंसेंटिव्स टू द बैंक फॉर प्रमोटिंग रुपे भीम UPI ट्रांजेक्शंस आर नॉट टैक्सेबल. तो ऐसे बैंक्स जो कि रुपे और भीम UPI को प्रमोट कर रहे हैं उससे जो कोई इंसेंटिव्स उनको मिल रहा है तो वो इंसेंटिव टैक्सेबल नहीं. इसके अलावा क्लियर कर दिया है फिटमेंट पैनल की जो बैंक्स को ये भीम ऐप को रुपए को प्रमोट करने के लिए जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं दैट आर नथिंग बट द सब्सिडीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो जो बैंक्स रुपे कार्ड और भीम ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उन पर जो इंसेंटिव अर्न कर रहा है बैंक, वो उनका गिफ्ट है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए एज पर द फिटमेंट पैनल. इसके अलावा फ्रूट पल्प विद एडिक्टिव उस पर 28% का GST सजेस्ट किया है फिटमेंट पैनल ने. मेंथा ऑयल जो कि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट है मसाला गुटखा कंपनीज के लिए, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाना चाहिए एज पर द फिटमेंट पैनल. और इस न्यूज़ को हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि यही एक ऑप्शन था कि गुटखा और पान मसाला वाली जो कंपनीज हैं उन पर प्रॉपरली GST लगाया जा सके, यही एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था. तो फिटमेंट पैनल ने भी वही सजेस्ट किया है. डिमांड फॉर लोअरिंग द गोल्ड एंड सिल्वर डिमांड फॉर लोअरिंग द टैक्स ऑन गोल्ड सिल्वर डायमंड एंड बैटरी component has been turned down by फिटमेंट पैनल as of now. तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं फिटमेंट पैनल की जो प्रोबेबली अपकमिंग मीटिंग में जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें ये डिस्कस किया जाएगा. तो प्रोबेबली SUV पर जो सेस है वो इंक्रीज किया जा सकता है इनटू अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ग्लोबल हेडविंड्स टेक सेंटर स्टेज एट G20. तो जब से इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है उसके पास जो इंडिया के साइड से जो G20 के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसको हम शेरपा भी बोलते हैं वो कौन है? मिस्टर अमिताभ कांत हैं. उस टाइम के ड्यूरेशन से डेली डे टू डे हम कोई ना कोई न्यूज़ G20 को लेकर के या उससे रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं. अभी रिसेंट इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में बेसिकली G20 के चैलेंजेस को डिस्कस किया गया और किस तरीके से इंडिया जो है वो इस समय क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है दैट इज़ एक्चुअली फेसिंग द global commodity price and supply chain shock because of the war and other macroeconomic outlook. तो उस समय इंडिया कैसे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बाय दिस G20 प्रेसिडेंसी. तो बेंगलोर में फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज FCBD ऑफ ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग हो रही थी. तो जो G20 के जो फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ हैं उनकी मीटिंग बेंगलोर में चल रही है ऑन द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू G20 प्रेसिडेंसी. और उसमें डे 1 में बोला गया है कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, सप्लाई चेन शॉक हैं, वॉर इन यूरोप है, माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, ये सारी जो सिचुएशंस हैं दैट इज़ क्रिएटिंग द
प्रॉब्लम और द चैलेंज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारे इश्यूज को लेकर के पहले दिन की जो FCBD की मीटिंग हुई उस पर डिस्कशन हुआ। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस ट्रैक ऑफ G20 अंडर द इंडिया पार्टनरशिप माइंडेड स्टूडेंट, दैट इज वाई द बिजनेस स्टैंडर्ड हैज़ कवर्ड दिस पर्टिकुलर न्यूज़। और ये बैंगलोर में हो रही है, आप ये याद रखेंगे। तो जो फाइनेंस ट्रैक G20 की इंडिया प्रेसिडेंसी के अंदर ये पहली मीटिंग है, दैट इज बीइंग हेल्ड इन बैंगलोर। 3 दिन की ये मीटिंग है FCBD की, और इस मीटिंग में जितने भी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इन सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा और इंडिया कैसे इस पर्टिकुलर फोरम पे इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर हम इंडिया के साइड से रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इंडिया के साइड से कहा गया है कि मीटिंग इंडिया विल हेल्प ईच एंड एवरी कंट्री टू मीट इट्स डेवलपमेंट गोल एंड एडेड दैट इंडिया हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम। अगर इंडिया इस थर्ड जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं जिसको इन कंट्रीज़ को हेल्प करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर इंडिया। तो इंडिया ने पहले ही अपनी प्रेसिडेंसी में बोल रखा कि इंडिया का इस बार जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन ग्लोबल साउथ। जो ऐसे कंट्रीज़ जो कि डेवलपमेंट की पेस में, ग्रोथ की पेस में पीछे रह गए हैं, उन पर इंडिया का फोकस ज़्यादा होगा और प्रॉबेबली जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको लेकर के इंडिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। इसके अलावा 2 और शॉर्ट क्लिप्स हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इंडिया नीड टू कीप G20 टुगेदर सेज UN ऑफिशियल। तो इंडिया के सपोर्ट को अफर्म करते हुए फॉर G20 प्रेसिडेंसी जो UN के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है, जो सबसे बड़ा पॉइंट इस समय है वो ये है कि वो G20 ग्रुपिंग को टुगेदर रखे और इसके अलावा जो ग्रीन गोल, सस्टेनेबल गोल डिसाइड किए गए हैं UN और अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज के थ्रू उनको अचीव करने में कंट्रीज़ की हेल्प करें। तो बेसिकली इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया है UN के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपोर्ट टू G20 कैन राइज ओवर 2x to $500 billion बाई 2030 PhD CCI। व्हाट इज़ दिस PhD CCI? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर एजेंसी ने क्या रिपोर्ट किया है? इसके अकॉर्डिंग, एज बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20 नेशन, इंडिया कैन स्केल अप इस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू G20 नेशंस। तो इंडिया शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस G20 प्रेसिडेंसी और इसके लिए और इसको यूज़ करते हुए इंडिया अगर चाहे तो G20 कंट्रीज़ के साथ अपना जो एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना बढ़ा सकता है। कितना? $500 बिलियन तक 2030 तक इंडिया अपना एक्सपोर्ट कर सकता है फ्रॉम करंट पोजीशन। करंट कितना है? $212 से इंक्रीज करके 500 बिलियन, 212 बिलियन से इंक्रीज करके 500 बिलियन तक इंडिया का एक्सपोर्ट हो सकता है। और इंडिया अपना जो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन है उसको भी टैकल कर सकता है बाय यूजिंग दिस G20 प्रेसिडेंसी। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और एजेंसी का ये कहना है कि G20 प्रेसिडेंसी को इंडिया को फुली मैटेरियलाइज करना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग इट्स ट्रेड डेफिसिट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IL&FS रिजॉल्व 93% ऑफ टारगेट बाई सितंबर। अगर आपने पिछले 3 साल से आप मेरा न्यूज़ चैनल फॉलो करना तो आपको पता होगा हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS की जब इंसॉल्वेंसी या जब पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आई थी तब भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था और इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था। टाइम टू टाइम इसको टारगेट दिए गए थे कि अपना जो भी डेट है उसको रिजॉल्व करें। तो टिल सितंबर 2022 ऐसा कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने अप्रॉक्सीमेटली 93% जो डेट हैं उसको रिजॉल्व कर लिया। उनकी वर्थ कितनी है? 56 के अप्रॉक्सीमेटली 56,000 करोड़ के जो डेट थे वो फिलहाल के लिए IL&FS ने रिजॉल्व कर लिए। कब ये क्राइसिस शुरू हुई थी? अगर आपको याद हो तो 2018 में क्राइसिस शुरू हुई थी, बाद में काफ़ी लाइमलाइट में रही थी। क्यों? क्योंकि IL&FS को एक शेडो बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शेडो बैंकिंग थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो फिलहाल के लिए IL&FS ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT को इन्फॉर्म किया है कि उसने अपने 93% जो डेट थे उनको रिजॉल्व कर लिया ना। कंपनी इज सेलिंग थ्रू द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI रेजेस डिपॉजिट रेट बाई 50 to 100 पॉइंट। तो अपने डिपॉजिट को ग्रो करने के लिए, डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए जो स्टेट ओन्ड
बैंक है, द बिगेस्ट लेंडर है इंडिया का, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने इंटरेस्ट रेट को 15 से 100 BPS पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि हम सभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है, जो बैंक्स हैं दे आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई द क्रेडिट डिमांड, और उसके लिए उन्हें अपने डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी बढ़ानी पड़ेगी। जस्ट डबल का डिफरेंस है, जो डिपॉजिट है वो 9% चल रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 18% है। डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट, और उसको पूरा करने के लिए बैंक्स जो हैं या तो वो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, टियर 1 टियर 2 के थ्रू वो फंड रेस कर रहे हैं, या जो अपने बड़े बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिपॉजिट रेट है वो बढ़े और उनके यहाँ ज़्यादा डिपॉजिट आए और वो क्रेडिट डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो SBI ने 15 से 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है इनटू इट्स इंटरेस्ट रेट फॉर FDs एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग स्कीम्स, जो कि ट्यूसडे से इफेक्ट में आ जाएगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.